हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव अभी कम नहीं हुआ था कि चीन ने भारत के खिलाफ अपना एक और फ्रंट खोल दिया है। चीन ने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी के करीब अपनी सेना और सैन्य साजो सामान का बड़ा जमावड़ा कर लिया है। हमें खबर मिली है कि चीन की सेना भारतीय सैनिकों को वहां पेट्रोलिंग करने से रोक रही है। चीन की यही तो रणनीति रही है। लद्दाख में जहां जहां भी उसने विवाद किया, वहां उसने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से रोका है। चाहे वो गलवान घाटी हो, पेंगोंग सा लेक हो, या फिर वहां का फिंगर एरिया हो, या फिर अब डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के नजदीक डेप्सांग प्लेन्स का इलाका हो। अब लद्दाख में चीन ने भारत के खिलाफ कुल 5 फ्रंट खोल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज ये साफ कह दिया है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके सहारे वो वहां की स्थिति बदलना चाहता है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस साल एलएसी पर चीन की सेना की गश्त तय मानकों के खिलाफ है। चीनी सैनिकों के व्यवहार भी बदले हुए हैं। आखिर चीन ये क्यों कर रहा है? इसका जवाब मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले 4 हेडलाइंस आपके लिए। लद्दाख में डीबीओ के पास चीनी सेना का जमावड़ा। डेप्सांग में 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय सैनिकों की गश्त में रोड़े लगा रहे हैं। चीन भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान उस पर आया है। कहा एलएसी पर चीन ने यथास्थिति बदली है, जिसकी वजह से झड़प हुई है। चीन ने जवाब दिया, कहा पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है, चीन की नहीं है। भारत पर उकसाने का आरोप भी लगाया। भारतीय बंदरगाहों पर चीनी सामान रोके जाने से भड़का चीन। मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में बेवकूफाना हरकत इसे बताया। अगस्त 2013, करीब 7 साल पहले भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर C-130J हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग करवाई थी। यह हवाई पट्टी डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी में स्थित है। दौलत बेग ओल्डी वो इलाका है जहां चीन बॉर्डर पर भारत की आखिरी चौकी है। इसका सामरिक महत्व क्या है, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि भारत को यह विशाल विमान यहां उतारने की जरूरत क्यों पड़ी थी। अप्रैल 2013 में दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर डेप्सांग प्लेन में चीनी सेना ने अपने टेंट गाड़ लिए थे। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी चीनी तंबुओं के ठीक सामने अपना कैंप लगा लिया था। करीब 25 दिन के राजनीतिक और राजनयिक दखल के बाद ही ये फेस ऑफ खत्म हुआ था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसी इलाके यानी डेप्सांग प्लेन में एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाएं टकराव की स्थिति में आ गई हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हमने गूगल अर्थ से ली हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि डेप्सांग प्लेन्स कहां पर स्थित हैं। असल में ये एक वाई जंक्शन है और इसी के करीब हैं वो 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां चीन भारत की गश्त में बाधा खड़ी कर रहा है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट हैं 10, 11, 11A, 12 और 13। इसी के पास से डीएस डीबीओ रोड निकलती है। भारी संख्या में चीनी सेना यहां पर जमा हो गई है। यहां बड़ी तादाद में चीनी सैनिक, गाड़ियां और मशीनरी जमा है। डेप्सांग प्लेन के जिस इलाके में चीन यह हरकत कर रहा है, वहां हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने चीन के इस दावे पर अपनी 1980 की फ्लाइट लॉगबुक शेयर की है। उस वक्त वो चेतक हेलीकॉप्टर के पायलट थे और लेह दुर्बुक से डीबीओ और बुट्से के बीच उड़ान भरते थे। आज चीन यहीं अपनी सेना जमा कर रहा है। तो वो एरिया जो है, वो इलाका जो है वो भारत का है और ये चाइना की जो कोशिश है कि एलएसी को
पश्चिम की तरफ पुश करे और एलएसी को क्रॉस करे और बरसे की तरफ आए, ये गलत है। 1980 के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि हम लोग वहाँ लैंड करते थे और मेरे पहले भी जो लोग थे वो उससे पहले लैंड वहाँ पे उतरते थे। वो इलाका भारत का है। यानी कुल मिलाकर चीन ने भारत के साथ अब लद्दाख में ये 5वां फ्रंट खोल दिया है। ये 5वां फ्लैश पॉइंट है जहां चीन विवाद खड़ा कर रहा है। अगर आप नक्शे से समझें तो गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हो चुकी है। इसके अलावा फिंगर एरिया में भी चीन ने भारत की पेट्रोलिंग रोकी हुई है। पेंगोंग शो लेक पर भी वो लगातार विवाद कर रहा है। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग पर भी वो कब्जे की साजिश रच रहा है। और अब दौलत बेग ओल्डी के पास डेप्सांग प्लेन्स में चीन अपने सैनिक जमा कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीनी सेना एलएसी को पश्चिम की तरफ धकेलना चाहती है ताकि डेप्सांग प्लेन्स में कुछ इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। अगर आप इस मैप पर देखेंगे तो एक लाइन से एलएसी के पास ही चीन ये सारे विवाद कर रहा है। अब आपको यह समझाते हैं कि चीन ये सब क्यों कर रहा है। ये समझने के लिए आपको इस सड़क को समझना होगा। यह है DSDBO यानी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये रोड करीब पिछले 2 दशकों से बन रही है और बस अपने अंतिम चरण में है। इस रोड की महत्ता को समझने के लिए आपको एक और नक्शे को देखना होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक तरफ अक्साई चिन है, दूसरी तरफ POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और यह है पूर्वी लद्दाख। भारत लेह से अपनी आखिरी पोस्ट दौलत बेग ओल्डी के लिए एक सड़क बना रहा है। यह 255 किलोमीटर की सड़क अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा काम बाकी है। यह सड़क बनने के बाद भारतीय सेना के लिए लेह से दुर्बुक शोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और हमारी सेना सिर्फ 6 घंटे में DBO तक पहुंच जाएगी। DBO भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से POK वाले हिस्से में चीन अपना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और इस पोजीशन से भारत उस पर पूरी नजर रख सकता है। यही बात चीन को परेशान कर रही है। अब तक चीन निश्चिंत बैठा हुआ था क्योंकि सिर्फ चीन ने अपने हिस्से में सीमा के पास हाईवे जैसी सड़कों का निर्माण किया हुआ था। भारत ऐसा कर सकता है, ये चीन की योजना का हिस्सा नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने यहां सड़कें बनानी शुरू की, चीन घुसपैठ करके उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। श्योक और काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। DBO में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन वर्ष 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। इसके बाद 2008 में वायुसेना ने इसे शुरू किया ताकि किसी आपात या युद्ध के हालात में इसका उपयोग किया जा सके। साल 2008 में भारत ने पहले यहां एंटोनोव N-32 सैन्य विमान उतारा और उसके बाद अगस्त 2013 में परिवहन विमान C-130J हरक्यूलिस की लैंडिंग करवाई। DBO से चीन के साथ LAC की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर ही है, इसीलिए ये सड़क भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पहले ही क्लियर किया जा चुका था। इस साल मई के मध्य में ही चीन ने पश्चिमी सेक्टर के कई इलाकों में स्थिति बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए चीन को अपना विरोध भी जता दिया था और साफ तौर पर बता दिया था कि भारत किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। यही बात आप हमारी पहली रिपोर्ट देखकर समझ गए होंगे कि चीन कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा भी हो चुका है कि चीन ने गलवान घाटी में फिर से कैंप लगा दिए हैं, जबकि 1 महीने पहले वहां किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर रूपी चीज नहीं देखी गई थी। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? गलवान और दौलत बेग ओल्डी से क्या रिश्ता है जिसकी वजह से चीन इस घाटी को करगिल जैसा बनाना चाहता है? यही आप हमारी अगली रिपोर्ट में देखेंगे। चीन की धोखेबाजी की अगली कहानी समझने के लिए आपको गलवान घाटी के इन वीडियोस को समझना होगा।
इन तस्वीरों में आपको भारत और चीन की सेना तो दिख ही रही है, साथ ही वो गलवान घाटी भी नजर आ रही है जहां ये सारा विवाद हो रहा है। ये तस्वीरें भारत और चीन की सेना के बीच 15 जून को हुई खूनी झड़प से पहले की हैं। इन तस्वीरों में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, बगल में गलवान नदी बह रही है जो बहुत चौड़ी और गहरी नहीं दिख रही। नदी के किनारे आपको बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति को समझ सकें। इन भौगोलिक परिस्थितियों से आपको हमारी ये रिपोर्ट आसानी से समझ आएगी। आपने देखा कि यहाँ नदी के किनारे कैसी जमीन है, बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन चीन इस इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर निर्माण कार्य कर रहा है। इन्हीं निर्माण कार्यों की वजह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीन के कैंप जला दिए थे, लेकिन चीन ने फिर से इस इलाके में कैंप खड़े कर दिए हैं। यह खुलासा 22 जून को ली गई इन तस्वीरों से हुआ है। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं। आप इन तस्वीरों में नए चीनी कैंप्स देख सकते हैं। यहां सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। चीन की मशीनरी भी दिख रही है। लेकिन एक महीने पहले यहां हालात ऐसे नहीं थे। ये ठीक एक महीने पहले यानी 22 मई की तस्वीर है। आप देखिए, यहां सिर्फ एक कैंप दिख रहा है, कोई वाहन नहीं है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा। यहां गलवान नदी बहती हुई दिख रही है, लेकिन एक महीने के भीतर यहां स्थिति बदल गई। दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तस्वीर 22 मई 2020 की और दूसरी 22 जून 2020 की। आपको फर्क साफ नजर आ रहा होगा। चीन ने एक महीने में यहां निर्माण कार्य बढ़ा दिए हैं। बड़ी संख्या में चीन के निर्माण कार्यों में लगी हुई मशीनरी दिख रही है। एक महीने के भीतर ही चीन ने घुसपैठ की पूरी तैयारी कर ली है। 22 जून की तस्वीर में आपको भारत के संभावित डिफेंसिव बैरियर्स और डिफेंसिव पोस्ट भी नजर आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखने पर आपको चीन की ये धोखेबाजी साफ समझ में आएगी। चीन में मौजूदा स्थिति काफी बदल दी है। इन तस्वीरों में आपको चीन की जेसीबी मशीन और ट्रक भी नजर आ रहे हैं। कई फौजी वाहन भी दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि चीन ये सब क्यों कर रहा है? इसका जवाब है वो गलवान घाटी जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी। इस घाटी का सामरिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। ये घाटी अक्साई चिन से सटी हुई है और पूर्वी लद्दाख से अक्साई चिन पहुंचने के लिए सबसे करीबी रास्ता है। लेकिन चीन के लिए भी पूर्वी लद्दाख पहुंचने के लिए ये एक चोर रास्ता है। इस मैप से स्थिति और साफ होगी। ये वो DSDBO रोड है जिसके बारे में हमने आपको अपनी पहली रिपोर्ट में बताया था। ये रोड इसी गलवान घाटी के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। अब अगर चीन इस घाटी पर कब्जा करता है तो वो युद्ध के हालात में भारतीय सेना की DBO सप्लाई लाइन काट सकता है। यहाँ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अगर चीनी सैनिक आकर जम गए तो भारत के लिए करगिल युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फायरिंग और गोलाबारी कर चीनी सेना भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को DBO जाने के लिए रोक सकती है। इसीलिए चीनी सेना इन इलाकों पर कब्जा करना चाहती है। आज शाम को भारत के कानून मंत्री ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाकर यह सवाल पूछा कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया तो बदले में कांग्रेस ने उसे क्या फायदा पहुंचाया। और उधर कांग्रेस पीएम मोदी पर डे 1 से सरेंडर करने का आरोप लगातार लगा ही रही है। उधर चाइना को देखिए, वो जो करना चाहता है किए चले जा रहा है। उसके कितने सैनिक मरे, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये पूछने वाला चीन में कोई नहीं दिख रहा। वहां किसी तरह की कोई राजनीति नहीं। दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी नजर फिरा लीजिए, सिर्फ एक टारगेट, एक नीति, विस्तारवादी नीति दिखाई दे रही है। लेकिन LAC के इस तरफ खड़ा मुल्क यानी भारत चीन से भी निपट रहा है, अंदरूनी राजनीति में भी उलझ रहा है। विपक्ष के आरोप खत्म नहीं हो रहे और सत्ता पक्ष के प्रत्यारोप रुक नहीं रहे। मास्टर स्ट्रोक सारे राजनीतिक दलों के लिए है। चीन को मात देनी है तो दल हित का सरेंडर जरूरी है। 15-16 जून की हिंसक झड़प के बाद LAC पर चीन जो कुछ भी कर रहा था उसे सेना की भाषा में मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं। मतलब जब आमने सामने की लड़ाई संभव ना हो तो छोटे मोटे विवाद पैदा करो, फिर अपनी सेना को विवादित जगह पर पहुंचा दो ताकि दुश्मन डर जाए। लेकिन चीन को भी ये मालूम है कि उसका ये तरीका बहुत नहीं चलने वाला है और इसीलिए LAC के साथ साथ भारत के खिलाफ उसने एक और फ्रंट खोल दिया है। ये चीन की तरफ से 5th वॉर फ्रंट है, यानी जल थल नभ और अंतरिक्ष से अलग
युद्ध का ये 5वां मोर्चा। क्या है ये 5वां मोर्चा, हमारी अगली रिपोर्ट्स में आप देखिए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच छिड़ी अघोषित जंग ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। चीन के निशाने पर सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का साइबर स्पेस भी है। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद से ही भारत पर लगातार और सुनियोजित तरीके से साइबर हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर चीन के सिचुआन प्रांत से हो रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 5 दिनों में हिंदुस्तान पर 40 से ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। एक अनुमान के मुताबिक 50,000 से लेकर 1 लाख लोग चीन की साइबर हैकिंग आर्मी में काम करते हैं। इन्हें चीन की सरकार फंडिंग भी करती है। इसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, दूसरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करना। दूसरा, दूसरे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। दोनों जानकारियों के आधार पर चीन संबंधित देश के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार करता है। भारत के खिलाफ भी चीन ऐसा ही कर रहा है। 2016 के बाद हिंदुस्तान छठा देश है जहां चीनी हैकर्स ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जापान और जर्मनी में भी चीन लगातार साइबर अटैक करवाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था, उसमें भी चीन का नाम आया था। ये वो सारे देश हैं जिन्हें चीन अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी मानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जरूरी योगदान देने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियां भी चीनी हैकर्स से परेशान हैं। हाल ही में हैकर्स ने महाराष्ट्र सरकार की एक वेबसाइट को हैक कर लिया जो आदिवासी मामलों से जुड़ी थी। इसके अलावा फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल्स को भी हैक किया गया। ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज के डेटा को हैकर लॉक कर देते हैं और इसके बाद लॉक को खोलने के लिए क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में फिरौती की मांग करते हैं। साइबर वॉरफेयर एक सच है और ये पीस टाइम में, वॉर टाइम में चलते रहता है। ये हाइब्रिड वॉर करने में सरकारों को मदद कराता है और ये एक 5th डोमेन है। मतलब जैसे कि आपका लैंड हो गया, सी हो गया, एयर हो गया, स्पेस हो गया, फिर ये आपका 5वां डोमेन है जो साइबर स्पेस है। अब समझिए कि हैकिंग को अंजाम कैसे दिया जाता है। हैकिंग का पहला तरीका है फिशिंग। इसमें आपके फायदे के मैसेज या मेल भेजे जाते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका डेटा हैक हो जाता है। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें हैकर्स वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक बढ़ा देते हैं कि वो ठप हो जाती है। एक साथ लाखों लोग एक ही वेबसाइट पर हिट करते हैं। और तीसरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग। इसमें पूरी की पूरी वेबसाइट की कमांड ही हैकर्स अपने पास ले लेते हैं। चाइना अपना साइबर वॉरफेयर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ हमेशा अपने साथ करते आया है। अक्सर कंट्रीज जब करती है तो साइबर वॉरफेयर इंटरनेशनल जो लॉ है उससे बचने के लिए नॉन स्टेट एक्टर से करवाती है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो गवर्नमेंट के सैलरी पे होते नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो उनको कैश से वगैरह पैसे दिया जाता है। भारत
की कुल आबादी 135 करोड़ है, जिसमें से 56 करोड़ 45 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जिनका अरबों खरबों का व्यवसाय इंटरनेट के जरिए चलता है। इसके अलावा आम आदमी भी है जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। आज के दिन अरबों खरबों के व्यापारियों और आम आदमी का इंटरनेट डेटा चीनी हैकरों के निशाने पर है। चीन ने 1990 में हैकर्स की फौज तैयार करनी शुरू की थी, जो अब लाखों में है। हालांकि भारत चीन के इस साजिश से पहले से वाकिफ है, इसलिए साइबर सुरक्षा को लगातार बढ़ाया जा रहा है।